आज का हमारा विषय रहेगा हिंदी वर्णमाला। ये बीए हिंदी, एमए हिंदी, यूजीसी नेट और सेट सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसे समझाती भी जाऊंगी और साथ के साथ इसमें यहाँ पर नोट्स भी गिवन है। तो अगर किसी को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है तो वो यहाँ से नोट्स भी बना सकता है और आपका रिवीजन तो हो ही जाएगा और एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। शुरू करते हैं। वर्णमाला। हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें से 13 स्वर है और 39 व्यंजन है। पहले हम बात कर लेते हैं स्वरों की। स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद आता है अनुस्वार और विसर्ग, अंग और अह। इनको हम और किस नाम से जानते हैं? अयोगवा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्वरों के प्रकार। तो स्वरों के प्रकार में हमें देखने को मिलेगा 3 प्रकार होते हैं: मूल स्वर, संधि स्वर, प्लुत स्वर। ये जो इनका वर्गीकरण है ना, ये बेसिकली इस आधार पर है कि किसके उच्चारण में कितना समय लगता है। ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, यानी जिनके उच्चारणों में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें मूल या ह्रस्व स्वर कहते हैं। मूल स्वर का दूसरा नाम है ह्रस्व स्वर। अब इसके अगर हम उदाहरण देखें तो है अ, ई, उ, री। आप बोल के भी देख सकते हो, बोल के भी आप कंपैरिजन करके देख सकते हो कि ये जो कह रहा है वो सही है या नहीं। उसके बाद आते हैं हमारे संधि स्वर। संधि स्वरों में हम देखते हैं कि इनमें मूल स्वरों यानी कि मूल और ये जो ह्रस्व स्वर है ना, इनकी सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इसे संधि स्वर कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ आप जानते हैं ना, दो को मिल के जो बनता है, तो संधि। ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो दीर्घ होता है, एक संयुक्त स्वर होते हैं। तो वे स्वर जो सजातीय होते हैं और सजातीय स्वरों के योग से निर्मित होते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। सजातीय कैसे, अभी आपको समझ आ जाएगा। अ जमा अ, आ, ई जमा ई, उ जमा उ। मतलब अ से अ मिलकर, ई से ई मिलकर, उ से उ मिलकर ही जब जो स्वर बनते हैं, सजातीय स्वर हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। और विजातीय स्वर जब आपस में इनका योग होता है, इनसे जो स्वर निर्मित होते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। जैसे कि अ जमा ई, ए, अ जमा ए, आई, अ जमा ओ, अ जमा ओ, औ। ठीक है। तो ये संयुक्त स्वर हो गए। तीसरा हमारे पास है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, यानी संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर या फिर जिसे हम संधि स्वर कहते हैं, इनके भी उच्चारण से अधिक समय लग रहा है, तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। किसी को पुकारने या नाटक आदि के संवादों में प्लुत स्वरों का प्रयोग होता है। जैसे हम ओम की ध्वनि होती है ना, ओम, तो इसमें ज़्यादा समय लगा। किसी को पुकार रहे हैं नाटक आदि भाव से, आओ, तो इसमें जो एक खिंच के जो ध्वनि आ रही है, ये प्लुत स्वर है। अब जो विद्यार्थी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बना रहे हैं या फिर शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, वो ये ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं चार्ट वे में कि स्वर है, ये 3 प्रकार हैं: मूल, संधि, प्लुत। और संधि स्वर जो हैं वो आगे 2 और उपवर्ग में विभक्त हैं, दीर्घ और संयुक्त। मूल जो स्वर है, इसे एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। एकमात्रिक कहने का क्या कारण है कि इसमें एक मात्रा के उच्चारण जितना समय लगता है। अब ये एक मात्रिक है तो संधि स्वर कितना हो गया? द्विमात्रिक हो जाएगा। प्लुत क्या हो जाएगा? त्रिमात्रिक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन हमारे पास आ जाएगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तर वर्ग, प वर्ग। ठीक है। एक बार हम सारे व्यंजन देख लेते हैं कि कुल कितने होते हैं, उसके बाद इनका उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है, या फिर एक काम करते हैं, इकट्ठा ही देखते हैं, ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो व्यंजनों में हम यहाँ आ जाते हैं। ये जो है, इनका अगर हम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण देखें तो कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, अंतस्थ, ऊष्म, इन सब में ये विभक्त है। तो इसके कहने का मतलब है कि जब हम क ख ये क वर्ग को पढ़ेंगे ना, तो जो ध्वनि है वो हमारे कंठ से, ठीक है। अभी देखते हैं कंठ्य ध्वनियों को: क ख ग घ अंग। तालव्य च छ ज झ ञ। आप इसमें देखोगे आपकी जो जीभ है ना, वो आपके तालु को टच कर रही है, तो ये उस आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ। च वर्ग आप बोल के देखिए, आपकी जो जीभ है वो आपके तालव्य को टच करेगी। फिर बात आती है मूर्धन्य की। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। इसमें आप देखोगे कि जो आपका जीभ है वो आपके मूर्धा को टच कर रहा है।
फिर आता है दंत्य, त थ द ध न, दांत को टच कर रहा है। फिर आता है ओष्ठ्य, प फ ब भ म, आपके जो दोनों होंठ हैं वो आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। फिर आ जाता है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, इसमें जो आपके दांत हैं और जो आपके होंठ हैं वो आपस में टच होते हैं, इसलिए इसे दंतोष्ठ भी कहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ऊष्म वर्ण, इसमें आता है श श स ह। इसमें जब आप ये बोलते हैं ना तो आपके मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसे जो है ना ऊष्म या फिर संघर्षी वर्ण भी कह देते हैं। फिर हमारे पास आते हैं संयुक्त व्यंजन, उसमें आता है अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। बेसिकली ये जो है ना ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब ये किन किन से मिलकर बने हैं वो देखते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं, ये जो है ये अनुनासिक और पंचमाक्षर है, ये हमें पता है ना, जो पांचवें उसमें है वर्ग में पंचमाक्षर। अब तक जिन चीज़ों को मैं समझा चुकी हूँ उनको एक बार रिटन फॉर्म में भी दिखा देती हूँ। ठीक है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेके म तक जो 25 व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और इनके कितने वर्ग हैं? ये 5 वर्ग हैं। क वर्ग है, क से लेके अंग तक क वर्ग, च से लेके इय तक च वर्ग, ट से लेके अण तक ट वर्ग, त से लेके द तक त वर्ग, प से लेके म तक प वर्ग। ये चीज़ हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क वर्ग, ये हो गया च वर्ग, ये हो गया ट वर्ग, ये हो गया त वर्ग और ये हो गया प वर्ग। और ये जो 25 हैं, ये 25 के 25 क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया था अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं, नेजल साउंड किस में आती है? इन पांचों में। किसमें? अंग, इया, अण, न और म में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच में से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? अंतस्थ। इसमें हमने देखा था य, र, ल, व, ये पांचों क्या होते हैं? इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं और अर्ध स्वर भी कहते हैं। आगे देखते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे श, श, स, ह। ये हम ऊपर देख चुके हैं। ये सारा बेसिकली रिटर्न फॉर्म में इसलिए कि अगर कोई जो है ना कॉलेज का स्टूडेंट है तो यहाँ से डायरेक्ट नोट्स बना सकता है। ठीक है, तो हम देख रहे थे ऊष्म, तो श, श, स, ह को यहीं रख लो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है उसे कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। ड़, ढ़, आप बोल के देखिए, आपकी जो जिह्वा है ना वो उल्टी होकर तालु को टच करेगी। ड़, ढ़। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है संयुक्त व्यंजन, जो मैं कह रही थी ना किस किस से मिलकर बने हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अक्षर, तो ये क और श से मिलकर बना है। फिर आता है त्र, ये त और र से मिलकर बना है, यहाँ भी हलंत लगा लीजिए। फिर आता है ज्ञ, ये ज और इय से श्र, श और र से मिलकर बना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हम देख रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा की ऊंचाई के अनुसार। जिन्होंने पिछला अटेम्प्ट दिया है उन्हें पता है यूजीसी नेट में क्वेश्चन यहाँ से आया था। तो जिह्वा की ऊंचाई के अनुसार जो है स्वरों को हम संवृत, अर्धविवृत और विवृत में वर्गीकृत करते हैं। ये जो छोटा सा चार्ट है इसको आपको देखो थोड़ा समझ आएगा कि ये बेसिकली है क्या, पर पहली बार पढ़ लेते हैं फिर एक क्लैरिटी आ जाएगी। विवृत का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है खुला। ठीक है, तो जब जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच अधिक से अधिक दूरी होती है तो ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे आ। अब आप आ बोल के देखोगे तो आपका जो जीभ है और जो आपका जो माउथ का सबसे अपर सरफेस है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा गैप होगा जब आप कहोगे आ। ठीक है, अर्धविवृत यानी आधा खुला। अब आप आई, औ, इसमें देखोगे और कम हो गया। फिर अर्ध संवृत, संवृत का अर्थ आपको बता देती हूँ कि जब जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग में कम से कम दूरी रहने पर जिन ध्वनियों का उच्चारण होए, मतलब दूरी क्या होती है? कम से कम होती है। ठीक है, तो अर्ध संवृत इसमें ए, ओ।
संवृत यानी कि इसमें सबसे कम है, तो ई उ ये ध्वनियाँ इसमें होती हैं। इनके उदाहरण याद रखने हैं, ये आप एग्ज़ाम में डायग्राम बना सकते हो। इनको याद रखना ज़रूरी है, जो ये है ना कि किसके अंतर्गत कौन सी ध्वनि आती है, ये इसमें प्रमुख है। एक और जो महत्वपूर्ण आधार है जिसके आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं, तो वो जिह्वा के आधार पर कि जिह्वा जो है वो किन किन भागों को छू रही है, ठीक है, जब वो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो व्यवहारिक दृष्टि से जिह्वा के अनेक भाग हैं, जैसे अग्र मध्य पश्च। ये अग्र मध्य और पश्च से ही कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलती है, यही हमारे लिए इसमें मुख्य है, ठीक है। इनमें से जो भाग ऊपर उठकर निश्वास के निर्गम यानी निकलने का जो मार्ग होता है उसको संकीर्ण कर देता है या परिवर्तित करता है, उसके अनुसार स्वरों का भेद जो है वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जिह्वा थोड़ी सी जैसी भी बनी है देख लो, ये आपकी जीभ है, ये फ्रंट पार्ट है, ठीक है, ये मिडल है, ये बैक है, ओके। तो यहाँ से करते हैं अग्र मध्य और पश्च। जिह्वा के अग्रभाग को उठाकर जिन स्वरों का उच्चारण होता है वे है ई ए ऐ, ठीक है। उसके बाद मध्य भाग को उठाकर केंद्रीय स्वर में क्या आएगा हमारे पास, केवल अ। वो आप बोलोगे आपको पता चलता जाएगा। पश्चिम भाग को उठाकर हम देखेंगे तो आ उ ओ औ, ये सारे क्या हैं, पश्चिम स्वर। एग्जाम में इस तरीके से लिखेंगे और एमसीक्यूज के लिए इनको याद रखेंगे। अब हम देखते हैं घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण को। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो अघोष होते हैं वो पहला और दूसरा, ये जो पंक्ति है ना, इसमें जितने भी हैं ना व्यंजन, ये सब अघोष व्यंजन है। कैसे, पहला और दूसरा। अब कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए इतना काफ़ी है, बाकी जो कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार कर रहे हैं उनके लिए ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि श श स ये भी जो है वो अघोष व्यंजन है। इसके बाद आता है सघोष या फिर घोष। तो बाकी जो बचे हैं तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये जो है सघोष या घोष जिसे कहते हैं वो व्यंजन है। साथ ही साथ य र ल व और ह भी इसी कैटेगरी में आएगा। उसके बाद आता है अल्प प्राण। अल्प प्राण में आएगी पहली पंक्ति, तीसरी पंक्ति और पांचवी पंक्ति। साथ ही के साथ जो है अंतस्थ व्यंजन भी इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं महाप्राण। तो बचा कौन, दूसरी और चौथी, तो वो हो गई महाप्राण ध्वनियाँ, ये और ये। अब इसको रिटर्न नोट्स के साथ अच्छे से समझेंगे। एक बार मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रही थी कि थोड़ा आपके दिमाग में बैठ जाए कि कौन सी ध्वनियाँ कौन सी हैं, ठीक है। here we go। सबसे पहले आ जाती हैं अघोष ध्वनियाँ। तो श्वास प्रयत्न में घर्षण यानी कि रगड़ के अभाव को ही अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, कौन सा, पहला और दूसरा, जो मैं दिखा चुकी हूँ, वो अघोष होते हैं, ठीक है। फिर आता है घोष या जिसे हम सघोष भी कहते हैं। नाद प्रयत्न में स्वर तंत्री में होने वाले घर्षण, इसमें घर्षण की मौजूदगी होती है, उसका दूसरा नाम घोष होता है। नागरी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवा जो ये है ना वर्ण, ये सारी जो ध्वनियाँ इसके अंतर्गत आती हैं वो घोष में सम्मिलित हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। फिर आता है अल्प प्राण। प्राण का अर्थ होता है वायु, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, यानी थोड़ी वायु का जिसमें प्रयोग हो वो प्रयत्न जो है अल्प प्राण कहलाएगा। कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जिसमें वायु का प्रयोग बहुत कम होता है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और जो पंचम वर्ण होते हैं वो क्या है, अल्प प्राण कहलाते हैं। और महाप्राण में जो वायु है उसका प्रयोग अधिक होता है, इसलिए इसे महाप्राण कहते हैं। और इसमें द्वितीय और चतुर्थ, ऊपर मैं आपको दिखा चुकी हूँ ये चीज़। अंतिम एक दो और हम वर्गीकरण देख लेते हैं, उसके बाद ये जो है टॉपिक समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं पार्श्विक ध्वनि। इनका उच्चारण में जिह्वा की नोक मूर्धा को छूती है और निश्वास वायु दोनों पार्श्वों से बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें पार्श्विक कहते हैं। इसमें आता है केवल ल। फिर उसी तरह आता है लुंठित जो होते हैं, इनका उच्चारण जिह्वा की नोक जब वत्स पर एक या अनेक बार ठोकर मारती है, आप र बोल के देखो,
ठीक है, इतना लंबा नहीं बट र, तो आपको पता चलेगा कि इसे ये ध्वनि क्यों कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उच्छिप्त, हम देख चुके थे ड़ ढ़। इन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा तालु के किसी भाग को झटके से मारकर हट जाती है, ठीक है, ड़ ढ़। उसके बाद हमने अंतस्थ देखा था कि जिनके उच्चारण में जिह्वा न तो पूरी तरह स्पर्श होती है और न स्वरों के उच्चारण के समान पार्थक्य ही रहती है। य व में स्वर और व्यंजन दोनों का वैशिष्ट्य रहने से इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। हमने जब पीछे डायग्राम देखा था तो शायद हमने य र ल व चारों को ही अर्धस्वर घोषित कर दिया था ना। एक सेकेंड, य र ल व, हाँ, इसमें आपको ध्यान रखना है केवल य और व कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो कॉलेज एग्ज़ाम में तो कुछ नहीं है, लिख दो, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, अब एक बार हम फाइनल रिवीजन कर लेंगे कि हमने किन किन आधारों पर वर्गीकरण किया है, क्या क्या नाम थे, क्या क्या परिभाषा थी। लेट्स सी, हमने शुरू किया था स्वरों से। स्वर्गों का वर्गीकरण हमने किया था मूल, संधि और प्लुत में। संधि को हमने वर्गीकृत किया था दीर्घ और जो कहते हैं संयुक्त स्वरों में। संधि स्वरों को दो में विभक्त किया था, दीर्घ और संयुक्त में। मूल स्वर थे हमारे पास और प्लुत स्वर थे। उसका एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन था, यहाँ से नोट्स हो सकते थे, एग्जाम्पल भी गिवन है। यहाँ पे तो पूरी वर्णमाला दी हुई है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, हमने वर्गीकरण देखा था कि जीभ कैसे टच होती है, कहाँ से वॉइस आती है, तो कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, औष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, अर्धस्वर, ऊष्म, ये सब हमने देखा था। अनुनासिक ध्वनियों को हमने देखा था। उसके बाद हमने व्यंजनों में देखा था कि स्पर्श, अनुनासिक, अंतस्थ, ऊष्म, उच्छिप्त, संयुक्त, और इन्हीं के बाद के कुछ वर्गीकरण हमने अभी 2 सेकंड पहले ही करे हैं। तो स्पर्श में 25 के 25 आ जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक आ जाते हैं, क से लेके म तक। उसके बाद अनुनासिक में यहाँ जो 5 होते हैं ना, अंग, य, अण, न, म, अनुनासिक उसमें आ जाते हैं। अंतस्थ में हमारे आ जाते हैं य, र, ल, व। ऊष्म में हमारे आ जाते हैं श, श, स, ह। उच्छिप्त में हमारे आ जाते हैं ड़, ढ। उसके बाद जो संयुक्त है उसमें आ जाते हैं। फिर हमने जिह्वा की ऊंचाई के अनुसार जो है स्वरों का वर्गीकरण देखा था, संवृत, अर्धसंवृत, अर्ध विवृत और विवृत में। विवृत में हमारे पास था आ, अर्धविवृत में था ए ओ, अर्धसंवृत में थे ए ओ, और संवृत में थे ई उ ऊ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गए थे जिह्वा के आधार पर। जिह्वा में था अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में था ई ए ऐ, मध्य में था अ, पश्च में था ओ औ आ उ ऊ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गए थे घोष, अघोष और अल्पप्राण और महाप्राण। तो अघोष में हमने देखा था पहला और दूसरा, घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा। यहाँ भी अगर हम डाल देंगे तो यहाँ प्लस में ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे। ठीक है, अल्पप्राण में यहाँ प्लस में अंतस्थ आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम घोष को देखते हैं तो इसमें य, र, ल, व और ह आ जाएगा। अघोष में देखते हैं तो इनके साथ प्लस में आ जाएगा श, श, स। ठीक है, फिर हमने देखा था पार्श्विक व्यंजन में ल आ जाता है, लुंठित में र आ जाता है, उच्छिप्त में हमारे ड़, ढ आ जाते हैं। अंतस्थ में हमने कॉम्पिटिटिव के लिए फाइनलाइज किया था य और व। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।